ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आज़म के मुंह पर जिन मुसलमानों ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि क्योंकि तुम इसराइल का साथ दे रहे हो, उनमें से किसी के खिलाफ भी ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। रीजन के अंदर अमेरिका के जो 10 रेडार सिस्टम है, जिनमें से एक रेडार ऐसा भी है जिसकी कीमत $1 अरब है, उनको टारगेट किया गया। इमरान खान साहब की जो जेल कंडीशंस हैं और जिस तरीके से उनको जेल में रखा हुआ है, उनके इंसानी हकूक के हवाले से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जो बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान बाला है, उसकी जानिब से बाकायदा एक पूरी स्टेटमेंट जारी की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद के मौके पर आपको पता है टेम्परेरी एक तरह से ट्रूस हुआ हुआ है, सीज फायर हुआ हुआ है। अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि भाई पाकिस्तान ने इसकी खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान ने यहाँ पे हमले किए, ये किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और कहा कि ये सरासर झूठ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में एक मस्जिद में गए, वहां पे बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान। वहां पे कुछ लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगाए, इनको ये कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इसराइल का साथ दे रहे हो, वहां पे इसराइल बच्चों को मार रहा है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती। और बाकायदा तौर पे कहा कि भाई शेम ऑन यू, लोगों ने कहा कि निकालो इसको वहां से। अच्छा, अब इस सारी एपिसोड के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया से बात भी की और उन्होंने कहा कि भाई इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, वहां पे हजारों लोग थे, अगर कुछ लोगों ने ये कह दिया तो उनका राइट है, उन्होंने ऐसी बात कर दी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सारे वाकये के बाद, यानी ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आज़म के मुंह पर जिन मुसलमानों ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि क्योंकि तुम इसराइल का साथ दे रहे हो, उनमें से किसी के खिलाफ भी ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इन ममालिक की एक बड़ी खास बात है, ये जो मगरबी ममालिक हैं या वेस्टर्न ममालिक हैं या ये जो डेमोक्रेसीज हैं, ये अपने मुल्क में आइन और कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं। आपने देखा कि अमरीका के अंदर भी मुख्तलिफ हेयरिंग्स के दौरान वहां पे नारे भी लग जाते हैं, वहां पे क्रिटिसिज्म भी होता है। FBI के चीफ को लोग मुंह के ऊपर कह रहे होते हैं कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, बड़े सख्त सवालात हो रहे होते हैं, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती। तो अपने मुल्क में आइन और कानून इनको बड़ा मुकद्दम है, लेकिन दीगर ममालिक के अंदर जहां पे इनके इत्तेहादी हैं, वो आइन कानून जो मर्जी रोनते रहे, उस पर इनको कोई असर नहीं होता है, एज लॉन्ग एज इनकी जो अपना इनका जो इंटरेस्ट है और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चीज उससे अलाइंड है, तो दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे। और इसराइल उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जो कुछ वो कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन ये सारे उसका साथ देते हैं और एट द सेम टाइम अपने मुल्क के अंदर ये आइन और कानून की बात करते हैं। अब अगर आप आ जाएं इसराइल के अंदर, ईद के मौके पर भी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ने दी गई, वहां पे आंसू गैस की एक तरह से गोले बरसाए गए, वहां पे रबड़ की गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, पूरी दुनिया ने वो मनाजर देखे। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं मशरिक वस्ता के अंदर जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका की साइड के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। अच्छा, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो ममालिक हैं जहां पे अमेरिका की मुख्तलिफ साइट्स हैं, क्या वो इस सारी एपिसोड के बाद अपने आप को महफूज समझ रहे हैं? क्योंकि ABC न्यूज ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तहकीकाती रिपोर्ट निकाली है और उनके एक जर्नलिस्ट ने पूरी वो एक एक चीज शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि रीजन के अंदर अमेरिका के जो 10 रेडार सिस्टम है, जिनमें से एक रेडार ऐसा भी है जिसकी कीमत $1 अरब है। तो इस तरह के बहुत सारे जो रेडार्स हैं, कोई $600 मिलियन का है, कोई $700 मिलियन का है, कोई $1 अरब मिलियन का है, उनको टारगेट किया गया है ईरान की जानिब से। और ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है अमेरिका के इत्तेहादियों को। अब ये जो रेडार सिस्टम है, ये इराक के अंदर भी उन्होंने बगदाद में एक लगाया हुआ था, उसके साथ साथ कुवैत के अंदर बताया जा रहा है कि 2 ऐसे सिस्टम थे। इसी तरह अगर आप देखें तो बहरीन के अंदर बताया जा रहा था कि एक इस तरह का रेडार सिस्टम है, फिर कतर के अंदर बताया जा रहा है कि 2 ऐसे रेडार सिस्टम है। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी ऐसा रेडार सिस्टम था, 2 रेडार सिस्टम UAE के अंदर भी थे। इन सब को ईरान ने हिट करके तबाह कर दिया। अच्छा, सिर्फ हिट नहीं किया, हिट करके तबाह कर दिया। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो 2 जो रेडार लगे हुए हैं, ये तस्वीर है सैटेलाइट के जरिए ईरानी स्ट्राइक से पहले। और फिर ये जो अगली तस्वीर आपको नजर आ रही है, जिसमें ये जो 2 सर्कल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, ये स्ट्राइक के बाद के मनाजिर हैं। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सहरा के अंदर। उसके बाद अगली तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि वहां से धुआं उठ रहा है और ये बताया जा रहा है कि बड़ा महंगा रेडार सिस्टम था। इसी तरह इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं
और यहाँ पे भी इधर अगली जो तस्वीर है उसके अंदर आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और नजर आ रहा है कि वहां पे चीजों को हिट किया गया और वहां पे नुकसान हुआ है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनका सामना है इस वक्त मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिका को। खबर ये भी है कि अब तक मशरिक वस्ता की जंग के दौरान अमेरिका के तकरीबन 16 त्यारे तबाह हो चुके हैं, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, दीगर त्यारे भी हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको भी खुलवाने में नाकाम रहा है। जो दीगर ममालिक हैं उसमें आप फ्रांस की बात कर लें, दीगर जो मगरबी ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम आपकी मदद करेंगे इसको खुलवाने में, लेकिन पहले आप सीज फायर कर दें, आप जंग को खत्म करें, तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करें, फिर हम इसको खुलवाने में आपकी मदद करेंगे। तो इन सारे हालात का इस वक्त अमेरिका को वहां पे सामने। और दूसरा, अब ये खबर भी आ रही है कि वहां से जो शिप्स गुजरती हैं, ईरान ये कह रहा है कि जो हमें पैसे देगा उसकी शिप हम गुजरने देंगे, अदरवाइज हम किसी की भी शिप यहां से नहीं गुजरने देंगे। और इस तरह की इतलात भी है कि ऐन मुमकिन है, जी हाँ जी, ऐन मुमकिन है कि अमेरिका सोच रहा है कि जो ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह ऑयल की कमी आ रही है, जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो ईरानी तेल है उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी जाए ताकि ईरान का तेल भी मार्केट में आ जाए और वो प्रेशर मार्केट के ऊपर से कम हो। इस वक्त अगर आप गैस की बात करें तो ईरान ने जो स्ट्राइक की है कतर के अंदर, उससे जो गैस की प्रोडक्शन मुतासिर हुई है उसको बहाल करने में तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। जी हाँ जी, तकरीबन 5 साल लगेंगे। 17% गैस की उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है। तो इस वजह से अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, इत्तेहादी ममालिक का दबाव है कि भाई ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा जो दबाव है वो उसके अपने जो गल्फ स्टेट हैं उनकी जानिब से है कि भाई आपने तो हमें प्रोटेक्ट करना था। आयरन डोम की बात होती थी और ये तासुर दिया जाता था कि जिस जिस मुल्क में अमेरिकन रेडार लगे हुए वो तो सबसे ज्यादा महफूज है, लेकिन वो साइट सबसे पहले ईरान ने टारगेट की। और अब अमेरिकी मीडिया, आलमी मीडिया ये खुद रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि भाई 10 रेडार की साइट्स को टारगेट किया गया है, जिनके नतीजे में कम से कम 7 से 8 अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। और उसके साथ ये भी नुकसान हुआ है कि अब वो जो साइट्स रास्ते में बता देती थी, यानी कि किधर जा रहा है ईरान का ड्रोन या ईरान का मिसाइल, वो उनकी जो सलाहियत है उसमें भी कमी आई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीश है वो ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हम रोक भी लेते हैं, वो जिधर जा रहे होते हैं वो बड़े जबरदस्त टारगेट की तरफ होते हैं, बड़े सही टारगेट की तरफ होते हैं। तो ये कौन उनको ये इंटेलिजेंस दे रहा है? या तो उनका नेटवर्क जमीन पे बहुत ज्यादा मजबूत है, या सैटेलाइट के जरिए उनको कोई दे रहा है इंफॉर्मेशन। हो सकता है रशिया दे रहा हो सकता है चाइना दे रहा हो, मुख्तलिफ किस्म की जो है क्या आराइयां हो रही हैं और काफी ज्यादा उनको इस हवाले से फिक्र है। और रशिया का नाम बार बार आता है। अच्छा, रशिया ने जनाब इसराइल के एम्बेसडर को बुलाया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि रशियन टीवी का रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था लेबनान के अंदर जहां पे इसराइल सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है, वहां पे उस रिपोर्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई इसराइली मिसाइल के जरिए उनके त्यारे की जानिब से। और वो पूरी वीडियो आपने देखी होगी और उसमें नजर आ रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि जनाब वो रिपोर्टर खड़ा हुआ और पीछे आके वो मिसाइल लगा। उसके बाद उस रिपोर्टर ने अपनी पट्टियां शटियां करवाई, वो कुछ जख्मी हुआ, दोबारा उसने रिपोर्ट वहां से बनाई। अब उसके ऊपर रशिया ने इसराइल के एम्बेसडर को बुला के एक तरह से वार्निंग दी है कि आपने हमारे जो मीडिया है उसको हिट करने की कोशिश की है और ऐसा अगर आपने दोबारा किया तो इसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। पर एनीवे, रशिया तो पहले भी इस तरह की बात करता रहा है, लेकिन इसराइल के पीछे जो पुष्ट बनाई है वो अमेरिका की है, मगरिब की है। तो इसराइल जो खित्ते के अंदर कर रहा है वो सबके सामने है। अच्छा जी, खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के तैयारों के लिए जो उसके जंगी तैयारे हैं, श्रीलंका ने अड्डा देने से इनकार कर दिया है। उसने ये कहा कि भाई हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते, हम आपको अपने अड्डे नहीं दे सकते। लेकिन उसके बरक्स जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं वहां पे कैसे अमेरिका अड्डे इस्तेमाल कर रहा है, और इसी वजह से अब ये बहस शुरू हो गई है कि जब तक अमेरिका के फौजी अड्डे उस इलाके में रहेंगे वहां पे अमन कायम नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि ये जब जंग रुकती है तो उसके बाद मशरक वस्ता के ममालिक क्या करते हैं। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वहां पे इस किस्म की चीजें अब ये डिस्कस होना शुरू हो गई हैं कि इस जंग के बाद जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं वो अब कुछ नए रास्ते देखेंगे, वो चाइना की तरफ जाएंगे, वो रशिया की तरफ जाएंगे, वो नए इत्तेहादी बनाएंगे। क्योंकि उनका जो ज़ोम था, उनका जो ख्याल था कि अमेरिका की वजह से हम बड़े महफूज हैं, वो रातों रात जो है वो खत्म हो गया। और जिस तरीके से उनके
एरियाज के अंदर, उनके ममालिक के अंदर अमेरिकन अड्डों को हिट किया गया है। उन्हें अब ये पता चल गया है कि भाई ईरान ने इधर ही रहना है, हमने भी इधर ही रहना है, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। अगर कोई बड़ी जंग शुरू हो जाती है तो हमारा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो यकीनन वहां पे भी कोई ना कोई रीथिंकिंग हो रही होगी। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो जेल कंडीशंस हैं और जिस तरीके से उनको जेल में रखा हुआ है, उनके इंसानी हकूक के हवाले से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जो बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान बाला है, उसकी जानिब से बाकायदा एक पूरी स्टेटमेंट जारी की गई है। वहां पे क्या कुछ हुआ, वहां पे क्या बातें डिस्कस हुई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वो सारी चीजें उनकी वेबसाइट के ऊपर जारी की गई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इमरान खान राइट्स एंड वेलफेयर ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, और ये गुज़िश्ता रोज की खबर है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें खान साहब की जेल के हवाले से और तमाम बैकग्राउंड है उसके अंदर, जिसमें इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका जिक्र है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, कब गिरफ्तार किया गया, उनकी जो जेल कंडीशंस हैं उसके हवाले से किन तहफुजात का इजहार उनकी जमात, उनके वकला और उनकी फैमिली कर रही है, ये सारी चीजें शेयर की गई हैं। अच्छा, अब वहां पे ये सब कुछ डिस्कस हुआ, इस चीज के ऊपर तनकीद की गई कि अडयाला जेल के अंदर खान साहब को सही तरीके से नहीं रखा गया। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो खबर अडयाला जेल से आ रही है, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, और यकीनन ये खबर अब हिस्सा बन जाएगी जाके वहीं जहां पे भी जो डिस्कशन होगी वो भी इसको बीच में इसको भी देखेंगे, इसको भी शामिल करेंगे। खबर में थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। बदउनवानी के इल्जामात, अडयाला जेल के असिस्टेंट सुपरडेंट समेत 3 मुलाजमीन मुअत्तल। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस खबर की तफसील, जिसमें बताया गया कि जी क्यों इन मुलाजमीन को वहां पे मुअत्तल किया गया। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। अडयाला जेल में फराइज में गफलत और बदउनवानी के संगीन इल्जामात पर असिस्टेंट सुपरडेंट समेत 3 मुलाजमीन को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि आईजी जेल खानाजात पंजाब ने तमाम अफराद को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मुअत्तल होने वालों में वो बता रहे हैं कि जी इंचार्ज वेटिंग शीट असिस्टेंट सुपरडेंट इमरान शहजाद शामिल है, और उसके साथ साथ इंचार्ज सामान तलाशी वार्ड सोहेल अहमद और इमदादी सामान वसूली वार्ड शफकत नवीद शामिल हैं। ये 3 बंदे हैं। ये कार्रवाई डीजी मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट अतर सईद के अचानक दौरे के दौरान अमल में लाई। और आगे जो तफसील है खबर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। दौरे के दौरान वार्ड सोहेल अहमद की जुराबों से 18,220 रुपए बरामद हुए। ये नकदी मुबैना तौर पर मुलाकातियों से सामान की वसूली के एवज रिश्वत के तौर पर ली गई थी। इसी तरह वार्ड सोहेल अहमद को मुबैना रिश्वतखोरी के बायस मुअत्तल किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अडयाला जेल जहां पे इमरान खान साहब को रखा गया, और इमरान खान साहब की जमात बार बार ये कहती है कि वहां पे कंडीशंस ठीक नहीं है, वहां पे ये मसला है, वहां पे वो मसला है। अब उसके हवाले से खबर आ रही है कि जी वहां पे हालत ये है कि लोगों की जुराबों से रिश्वत का पैसा निकल रहा है, और क्या वहां पे मामला है। तो यकीनन ये सारी चीजें उस बयानिए को वजन देती हैं कि वहां पे हालात दुरुस्त नहीं है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी हुकूमत इसको यकीनन डिनाई करती है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को वहां पे कोई परेशानी हो रही हो और उनकी हर चीज वहां पे पहुंच रही है, किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी जमात और इवन के आलमी सतह के ऊपर भी जब ये मामला उठाया गया तो बताया गया कि उनको किताबें नहीं दी जाती, उनको दीगर जो उनका सामान है वो उन तक नहीं पहुंचाया जाता। और अब ये जो खबर अडयाला जेल से आई है, आप इसको उस तनाजुर में देखें तो यकीनन इसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी और अच्छी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर ली। लेकिन ये तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वाली नहीं है जनाब, ये तहरीक इंसाफ नजरियाती है। जी हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं जी। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं हम बिल्कुल मुतमईन हैं और हमें किसी किस्म का कोई इसके ऊपर एतराज नहीं है। अब तहरीक इंसाफ नजरियाती के इलेक्शन कहां पे हुए, किसने देखे, मुझे नहीं पता। ये वही तहरीके इंसाफ नजरियाती है कि जिनके वो डार साहब अचानक सामने आ गए थे। पहले वो बल्लेबाज का उनके पास निशान था और कहा गया था कि उस निशान के ऊपर तहरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन बाद में डार साहब पीछे हट गए थे और वो जो सारा ड्रामा हुआ था वो आपको पता ही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ नजरियाती के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ नजरियाती के को जो इलेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी जारी कर दिया है। इलामिया के मुताबिक अख्तर इकबाल डार बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीके इंसाफ नजरियाती मुंतखब हो गए हैं
लेकिन इसको तस्लीम भी कर लिया गया है। उधर काजी फायज ईसा अदालत में पूछते रहे थे कि जी कहां पे वोट पड़ा, ये बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गए। यहाँ पे तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है उनका चेयरमैन भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, सारे जो है मसाइल हल हो गए और किसी किस्म का कोई इतराज भी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इसी तरह अगर आप देखें दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके किधर इलेक्शन होते हैं, उसमें कितने लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, वो सारी तफसीलात भी माजी में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और उसके साथ साथ जो खुद ये इलेक्शन कमीशन है उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, उनके ओहदे की म्याद खत्म हो चुकी है। उनको पिछले साल जनवरी में कहीं पर रिटायर्ड हो जाना था, वो अभी तक अपने ओहदे पर बैठे हुए। थैंक्स टू 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी गई हैं कि अब ये जो इस तरह के इंपॉर्टेंट ओहदों पे शख्सियात बैठी हुई हैं, जब तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी तो आईनी तरीके से वो अपना काम जारी रखेंगे। अब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बैन अल-क़वामी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा है कि इसने पाकिस्तान के आइन को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के आइन की बर्बादी निकाल दी है। और इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपने बतौर जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इसके बाद मैं आइन और कानून के मुताबिक लोगों की आजादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बना सकता था। और बाकायदा एक तकरीब से घाना में खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है और इसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। तो और भी उन्होंने काफी बातें की कि दीगर ममालिक में भी इस वक्त क्या हालत है। उन्होंने ये भी बताया कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जो जमहूरी ममालिक हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है और जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लेस डिजायरेबल जो जमहूरियतें हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर दुनिया को देखने की जरूरत है, क्योंकि जमहूरियत के हवाले से आपके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत की वजह से ही हमने देखा कि जो 19वीं सदी के बाद जिस तरीके से दुनिया ने तरक्की की, उसमें जमहूरियत का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। लेकिन अब ये चीज बार बार डिस्कस हो रही है कि लगता ऐसे है कि दुनिया भर में इस वक्त जमहूरियत को, जमहूरी राइट्स को, शख्सी आजादियों को एक तरह से खतरा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक फेज है, इस फेज से हम निकलेंगे। और मगरिब के अंदर तो ऑब्वियसली जमहूरियत की रूट्स बड़ी मजबूत है। किसी भी जगह पे जब कोई चीज रूट्स पकड़ जाती है और कई दहाइयां गुजर जाती हैं, कई सदियां गुजर जाती हैं, उसके बाद उसको कमजोर तो आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो जमहूरी जो इक़्तिदार हैं वो एक ऐसी चीज है कि जब वो इंट्रेंच हो जाए किसी मुआशरे के अंदर, उनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यकीनन बहुत सारे ऐसे मुआशरे हैं जिनमें हम अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं, वहां पे जमहूरियत उतनी मजबूत नहीं है। तो यकीनन हर वक्त खतरात होते हैं जमहूरियत के लिए। जब आप जमहूरियत के लिए खतरात की बात करते हैं तो जमहूरियत कोई आइटम नहीं है जिसको डब्बे में रखा हुआ है और उसको कोई खतरा है और उसको आप सेफ के अंदर बंद कर दें ताकि वो महफूज रहे। नहीं, जमहूरियत को खतरे से मुराद ये होता है कि लोगों की शख्सी आजादियां, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, वो सारी चीजें खतरे में होती हैं। आम बंदा जो है उसके हकूक जब खतरे में होते हैं तो कहा यह जाता है कि जमहूरियत खतरे में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद के मौके पर आपको पता है टेम्परेरी एक तरह से ट्रूस हुआ हुआ है, सीज फायर हुआ हुआ है। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है उनके खिलाफ ऑपरेशंस वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन ईद के मौके के ऊपर पाकिस्तान ने इन ऑपरेशंस को हॉल्ट किया है। लेकिन अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि भाई पाकिस्तान ने इसकी खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान ने यहाँ पे हमले किए हैं, ये किया वो किया। लेकिन पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और कहा कि यह सरासर झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है और अफगानिस्तान की तरफ से महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर आप इस प्रोपेगेंडा को देखें तो उसमें भारतीय मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। भारतीय मीडिया तो ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान की कोई रशिया के साथ जो है वो जंग हो रही है और जिस तरीके की वो खबरें देता है कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया, अफगानिस्तान की फजाइया ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने वो कर दिया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कोई जंग नहीं है और पाकिस्तान बार बार इसको क्लियर कर चुका है। वहां पे जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं उनको हिट किया जाता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछले दिनों ये खबर बहुत ज्यादा गर्दिश करती रही कि वहां पे किसी अस्पताल को पाकिस्तान ने हिट किया। लेकिन मैंने आपको वो फुटेज वगैरह भी दिखाई थी, उसको देख के तो ऐसे ही लगता है कि जिस जगह को हिट किया गया था वहां पे सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए थे और उनमें से हो सकता है कि कोई बम वगैरह उड़ के जाके वहां पे गिर गया हो जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान हुआ हो। क्योंकि जब एमुनेशन डेपो को हिट किया जाता है या एमुनेशन डेपो में आग लगती है तो मिसाइल उड़ते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे भी जाके हिट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वहां पे मिसाइल क्यों रखे गए थे, ये भी पूछा जा सकता है। पर एनीवे मैंने आपको अपने तजर्बे से ये चीज बताई थी कि मैंने खुद ये इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस की है 90s के दौरान, जब नौशहरा कैंट के अंदर, यानी जो नौशहरा शहर है उसके करीब एक एमुनेशन डेपो था, वहां पे आग लग गई और मिसाइल उड़ना शुरू हो गए, गोले उड़ना शुरू हो गए।
तो मैं भी वहां पे मौजूद था। हम छोटे से होते थे, स्कूल में होते थे, और वो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। और गोले उड़ के जा रहे थे, कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था, लेकिन वो फट नहीं रहे थे क्योंकि उनके ऊपर वो जो फ्यूज वगैरह होता है वो नहीं लगे हुए थे। गोले को जब आपने फाड़ना हो, वो ये नहीं होता कि आप गोला कहीं पे फेंकेंगे तो वो फट जाएगा, उसके आगे एक फ्यूज लगा होता है, उसका एक्टिवेट होना भी बड़ा जरूरी होता है। पर एनीवे, अफगानिस्तान ने ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सख्ती से डिनाई किया है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।